डॉक्टर इंदु जैन का फादर जय जिनेन्द्र। आज एक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का सम्मेलन है जिसमें मैं जैन प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि विशेषज्ञ सलाहकार सदस्य हूँ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो एक जैन प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन में हूँ कि किस तरह से शिक्षा को, जो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा जो शिक्षा के बहुत सारी जो स्कीम है, योजनाएं हैं, उनको किस तरह से सहज सरल रूप में दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, उस विषय पे आज मैं पैनल में चर्चा करूंगी। आप यहाँ पर मुझे प्राकृत भाषा में ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। सारी भाषाओं में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का सम्मेलन लिखा है। इसमें साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोगों यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, और यहाँ पर लिखा है राज्य अल्पसंख्यक आयोगस्य सम्मेलनम यानी राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का सम्मेलन। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि प्राकृत भाषा अब शास्त्रीय भाषा बन चुकी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह जी, उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जो जैन सदस्य थे धन्य कुमार गुंडे जी, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अनेक प्रयासों के बाद, हम सभी के अनेक प्रयासों के बाद ये कार्य सिद्ध हुआ और आज एक सरकारी स्तर पर इस तरह के बड़े बैनर में प्राकृत भाषा को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसी तरह से हम सभी लोग प्राकृत भाषा सीखें और विशेष कार्य करें, हम सभी की यही भावना होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे प्राकृत भाषा में ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। सादर जय हिंद। जितने माइनॉरिटी कमीशन हैं स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए हैं और बहुत धर्म गुरु मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब भी हमारा धर्म गुरु हमारे बैठक में सम्मिलित होते हैं तो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो मुझे बल मिलता है काम करने के लिए, सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक दिशा मिलता है। तो आप सबको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। रमो जिराणो जय जिनेन्द्र। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तो अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा ही रहा है। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के जीवन के लिए। जैन धर्म में और जैन समाज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया जाता है। उनको चाहे ये विद्यालय के रूप में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि हर घर का जो बच्चा है वो पढ़े और अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करे। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ही है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो राजा ऋषभ देव, जो बाद में जाकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान हुए, उन्होंने राजा के रूप में उनकी जो पुत्रियां थी उनको सबसे पहले शिक्षित किया। प्रथम पुत्री को उन्होंने ब्राह्मी लिपि सिखाई, लिपि विद्या का ज्ञान कराया, और द्वितीय पुत्री जो सुंदरी थी उसको अंक विद्या सिखाई। वहां से लिपि का उद्घोष हुआ और वो ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रचलित हुई और उसी से सभी लिपियों को आगे उसका जन्म हुआ। तो महिला शिक्षा का जो उद्घोष था राजा ऋषभ देव ने जो किया, तो वो जो उद्घोष हुआ, तो अभी आप ये मान के चलिए कि जो जैन समाज की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब शिक्षा को प्राप्त की हुई है और कई स्तरों पे काम कर रही है। जैन समाज में शिक्षा के साथ साथ जीव दया, शाकाहार, गौशालाएं खोलना और अनेक सामाजिक कार्य, रक्तदान हो गया, लोगों को बहुत सारी सहायता करना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो किए जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के कारण ही किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो इन सब के बारे में विचार कर ही नहीं सकता। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि जिस तरह से आपके माध्यम से एक प्रयास हुआ कि प्राकृत भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं हमारी अपनी भारत की जिसको शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया। शास्त्रीय भाषा प्राकृत भाषा हमेशा से थी, पर उसको एक घोषणा अभी हुई है।
तो निश्चित रूप से उसके प्रचार प्रसार में और उसका जो साहित्य है, जैन धर्म के लगभग सारे साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में है। पाली की है, प्राकृत की थी, तो हमने सभी समस्याएं गवर्नमेंट के सामने रखी, प्राकृत और पाली की हल हो गई। इसके अलावा हम जो विद्वान लोग हैं, चाहे वो मेंबर नहीं है, हम उनको अपने साथ एडवाइजर रखते हैं, उसको लिस्ट आउट करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत सारी राय देते हैं और उसके आधार पे कमीशन काम करता है। मैं बस एक निवेदन ये करना चाहती हूँ कि जिस तरह से जब एक्सपर्ट पैनल में विद्वानों को और किसी भी स्कॉलर को लिया जाता है तो एक कार्यशाला होनी चाहिए उनकी, जिनको वेबसाइट से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, पर अगर अल्पसंख्यक आयोग एक कार्यशाला का आयोजन करे और वहां पर सभी एक्सपर्ट पैनल को बुलाकर उनको सही जानकारी दे कि इस समय ये योजनाएं चल रही हैं, ये योजनाएं नहीं चल रही हैं, तो हमारे पास जो फोन कॉल्स आते हैं या बहुत तरह की बातें आती हैं तो हम उनका समाधान कर सकते हैं। अभी सर ने कहा कि स्कूल कॉलेज में हमें यंग लोगों तक पहुंचना है, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ और भी हमारे साथी होंगे जो इस बात के लिए तैयार होंगे। अगर हमें एक कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया जाए कि आपको इस विषय को लेकर यंग लोगों तक जाना है, कॉलेज में जाना है, वहाँ वर्कशॉप लेनी है, सेमिनार लेना है, तो हम उस विषय के लिए बिल्कुल समर्पित होकर तैयार हैं, हम अपनी सेवाएं देने के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करवाया। और बहुत समय से मांग है कि प्राकृत की एक एकेडमी होनी चाहिए, जहां पर सरकारी स्तर की एक एकेडमी होनी चाहिए कि जिस तरह से दूसरी भाषाओं का कार्य होता है वहां पर उसका विस्तार से कार्य हो सके। इसी तरह एक जैन सांस्कृतिक केंद्र होना चाहिए जहां पर श्रवण जैन संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति है, उसके इतने मतलब अथाह जो आगम शास्त्र है, साथ ही जो कलाएं हैं, उनको संरक्षित किया जा सके। तो इस निवेदन को अगर आप सरकार तक पहुंचाएंगे तो मैं आपको जरूर पहले भी लिख के दे चुकी हूँ, पुनः लिख के दूंगी। जहां प्राकृत भाषा ऑलरेडी सिखाई जा रही है, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत स्कॉलर हैं जो हजारों लोगों को प्राकृत भाषा ऑनलाइन सिखा रहे हैं, ऑफलाइन सिखा रहे हैं। तो अगर अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से कोई सर्टिफिकेट या कोई उनको मान्यता मिलेगी तो उनके उस कार्य को बल मिलेगा और एक साथ ही एक सरकार की उनको पहचान मिलेगी। तीर्थ रक्षा और तीर्थ कब्जा की बात करूं, सबसे पहले तो तीर्थ रक्षा एक ध्येय इसलिए है क्योंकि जैन समाज कभी भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे किसी को भी तोड़ के कभी भी अपने जिनालय को नहीं बनाता है। पर आजकल देखा जा रहा है, कई जगह देखा जा रहा है और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जहां पर जैन तीर्थ है, सामने दिख रहा है, पर दूसरे लोगों का उस पर कब्जा है। तो ऐसे एक नहीं अनेक हैं, गिरनार, और अगर हम एक दो जगह की बात करें तो सब एक नहीं अनेक हैं, गांव में है, शहर में है। तो हम धीरे धीरे अगर उनकी बात पहुंचाएंगे तो मुझे विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय उस पर बात करेंगे। एक बात आती है स्कॉलरशिप और लोन की। मैं बहुत सहज सरल भाषा में ये बात बोल रही हूँ, नहीं नॉलेज है लोगों को, जानकारी नहीं मिल पाती है, सब लोग वेबसाइट पे बैठ के नहीं देख पाते हैं। मेरे पास ऐसे बुजुर्गों का फोन आता है, ऐसे बच्चों का फोन आता है, वो कहते हैं कि आप हमें बता दो बस कैसे भरना है। तो उसका और सरलीकरण किया जाए और बहुत अपडेट वेबसाइट रखी जाए ताकि हम उन तक वो बात पहुंचा सके। और कोई एक ऐसा गजट का, मैंने अभी मंच से भी कहा था कि एक गजट रेगुलर निकलना चाहिए जिसमें हर स्कीम अपडेट रहे और वो लोगों के पास तक पहुंचे और लोग उससे फायदा उठा सके। बस दो बातें और, एक विद्यार्थियों की कार्यशाला के लिए और एक जैन प्रतिनिधि के लिए पुनः निवेदन है कि जिस तरह से अभी धन्य कुमार गुंडे जी ने बहुत अच्छा कार्य किया और वो अभी सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो एक जैन प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली सरकार में भी, राज्य सरकार में भी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में भी जल्दी ही आप उसको नियुक्त करें, किसी भी एक ऐसे विशेष पर्सन को जो अपनी जैन समाज की बात लोगों तक पहुंचा सके। तो बहुत हम आपके आभारी रहेंगे और आपको इस विशेष कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू। जैन जी। रमोज राणो, जय जिनेन्द्र। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तो अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा ही रहा है और हमारे माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं
इकबाल सिंह लालपुरा जी, उनके सानिध्य में जो कार्य हुए हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। उन्हें मैं नमन करती हूँ और जितने भी यहाँ पर हमारे साथीगण बैठे हुए हैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और आप सभी जो दर्शक हैं, गणमान्य अतिथि हैं, उनको नमन करती हूँ। शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के जीवन के लिए, और कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा से वंचित रहता है तो समझ लीजिए कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका निभाने से थोड़ा कमतर पड़ता है। जैन धर्म में और जैन समाज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा शिक्षा पर जोर दिया जाता है। उनको चाहे विद्यालय के रूप में हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि हर घर का जो बच्चा है वो पढ़े और अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करे। और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से ही है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो राजा ऋषभ देव, जो बाद में जाकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान हुए, उन्होंने राजा के रूप में उनकी जो पुत्रियां थी उनको सबसे पहले शिक्षित किया। प्रथम पुत्री को उन्होंने ब्राह्मी लिपि सिखाई, लिपि विद्या का ज्ञान कराया, और द्वितीय पुत्री जो सुंदरी थी उसको अंक विद्या सिखाई। वहां से लिपि का उद्घोष हुआ और वो ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रचलित हुई और उसी से सभी लिपियों को आगे उसका जन्म हुआ। तो महिला शिक्षा का जो उद्घोष था राजा ऋषभ देव ने जो किया, तो वो जो उद्घोष हुआ, तो अभी आप ये मान के चलिए कि जो जैन समाज की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब शिक्षा को प्राप्त की हुई हैं और कई स्तरों पे काम कर रही हैं। तो हम सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं बेटी पढ़ाओ को। दूसरी बात आती है कि शिक्षा से संबंधित बहुत सारे जो कार्य अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से हो रहे हैं, हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं। चुनौतियां ये है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। कुछ समय से तो मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं और एक ही प्रश्न होता है कि भाई अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से और क्या क्या जो शिक्षा के संबंध में कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी कैसे मिल सकती है। जब उनसे ये कहा जाता है कि आप वेबसाइट वगैरह देखिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो गांव के दूर दराज क्षेत्रों में बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो तकनीकी का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, तो वो उतना अधिक नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा एक प्रयास और ये भी होना चाहिए कि एक गजट के माध्यम से, अगर हम एक सरलीकरण के रूप में एक गजट के माध्यम से अगर हम दूर दराज के क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नीतियों को अगर हम पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि और ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। जैन धर्म के जितने भी जैन समाज के जितने भी स्कूल हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गुरुकुल जहां पर बच्चे रहकर पढ़ते हैं और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं और नैतिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो लौकिक आज की शिक्षा है उसको भी प्राप्त करते हैं। पर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो उसके लिए अगर हम अपने आप में ही एक माध्यम बने कि हम कोई इस तरह का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कुछ इस तरह का ऑनलाइन सेशन लें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम जानकारी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की पहुंचा पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैन समाज भारत में बहुत टैक्स देता है, पर एक बात निश्चित रूप से है, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता है। तो ये प्रयास भी होना चाहिए कि कब तक किस तरह से
उन तक भी सारी वो सुविधाएं पहुंचाई जाए जो उनके लिए आवश्यक है। सरकारी भारत की जो नीतियां हैं, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से और अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से पहुंचाई जाती है, निश्चित रूप से उसको उसमें सभी को लाभ होता है और सभी जब लाभान्वित होते हैं तो वो बच्चे आगे बढ़कर अपने देश के निर्माण में सहायक होते हैं और देश के निर्माण में जब वो सहायक होते हैं तो देश तरक्की करता है। तो शिक्षा का जो अधिकार है और शिक्षा के जो प्रयास है अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस कुछ विचार और हैं जो उसमें अगर समाहित किए जाते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए उनके प्रयासों को और बल मिलेगा। तो बस एक प्रयास यही है कि कुछ हम इस तरह के ऑनलाइन अगर सेशन शुरू करते हैं जो हम गांव के लोगों तक भी पहुंचा सकें, एक जो अनभिज्ञ है व्यक्ति इस सब माध्यमों से, तो उसको हम नई तकनीक सिखा सके और उस माध्यम से हम उनको जोड़ सकें, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। जैन समाज में शिक्षा के साथ साथ जीव दया, शाकाहार, गौशालाएं खोलना और अनेक सामाजिक कार्य, रक्तदान हो गया, लोगों को बहुत सारी सहायता करना, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो किए जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के कारण ही किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो इन सब के बारे में विचार कर ही नहीं सकता। तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से जब एक नवजात शिशु पैदा होता है और नवजात शिशु को सरकारी स्तर पर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में टीका लगाया जाता है। एक नवजात शिशु है, इतना कोमल है कि उसको उठाने में भी 10 बार सोचना पड़ता है, पर उसको माता पिता स्वयं लेके जाते हैं टीका लगवाने के लिए। किस लिए? भविष्य की बीमारियां उसको ना हो, इसीलिए। पता नहीं उसको वो भविष्य में बीमारियां होंगी कि नहीं होगी, पर उसके बचाव का प्रावधान उस पर बचपन से ही किया जाता है। तो बस बात यही है कि शिक्षा इसीलिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह से हम भविष्य की बीमारियों से बचाव के लिए एक नवजात शिशु को टीकाकरण करते हैं ताकि उसको भविष्य में कोई भी परेशानी ना आए, और अगर परेशानी आए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी इतनी मजबूत हो कि वो उस पर हावी ना हो सके। इसी तरह जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से शिक्षा का प्रयास हो रहा है और घर घर तक, जन जन तक जो शिक्षा पहुंचाई जा रही है, अल्पसंख्यक जो समाज है उसको शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको अनेक परेशानियों का सामना कई जगह करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि भाषा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी जगह में समाज में भाषा का प्रयोग करते हैं, पर जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो उनको भाषा की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी बात कि अगर हम उनके साथ साथ उनकी सामाजिक संस्कृति, कुछ इस तरह के हमारे पाठ्यक्रम भी होने चाहिए जिससे हर समाज की भाषा, संस्कृति, उनका जो कला है, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो इतिहास है, उसको हम उन तक पहुंचा सकें। तो अगर इन सब माध्यमों से प्रयास होगा तो मुझे लगता है कि हम जन जन के मन को जोड़ पाएंगे और शिक्षा का जो ये प्रसार है, इसको बिल्कुल दीपक की तरह, जिस तरह से दीपक है, अगर एक दीपक अंधेरे में रख दो और वो पूरे अपने कमरे को प्रकाशित कर देता है, इसी तरह जो ज्ञान है, साथ ही साथ अगर हम संस्कारों पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, और लौकिक शिक्षा निश्चित रूप से एक स्कूलीय शिक्षा जो है, विद्यालय की शिक्षा है, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक डिग्री लेने के लिए आवश्यक है, पर मुख्य बात है कि एक सही इंसान बनना, और इंसान बनने के लिए हमें मॉरल एजुकेशन की जरूरत है, एक नैतिक शिक्षा की जरूरत है। तो वो जब मानवीय पाठ्यक्रम अगर हम अभी से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देते हैं और एक विषय के रूप में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी नींव का कार्य करता है। जो बहुत जगह प्रयास हो रहे हैं, पर कई जगह मैंने देखा है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि जिस तरह से आपके माध्यम से एक प्रयास हुआ कि प्राकृत भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं हमारी अपनी भारत की जिसको शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया गया। शास्त्रीय भाषा प्राकृत भाषा हमेशा से थी, पर उसको एक घोषणा अभी हुई है, तो निश्चित रूप से उसके प्रचार प्रसार में, और उसका जो साहित्य है, जैन धर्म के लगभग सारे साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में भी है, अपभ्रंश में भी है, हिंदी में भी है,
पर प्राकृत भाषा में सर्वाधिक साहित्य है, आगम की वाणी है, तो वो आगम की वाणी लोगों तक सामान्य रूप से पहुंचे। और एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि विद्यालय में जिस तरह से अभी से बचपन से ही संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, प्राकृत भाषा जो सर्व प्राचीन भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है, अगर उस भाषा को कुछ रूप में अगर संस्कृत के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाएगा, कुछ चैप्टर के रूप में अगर शामिल कर दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि एक प्राचीन भाषा से, उसकी संस्कृति से और शास्त्रों से बच्चों को ज्ञान मिल सकेगा। इसी भावना के साथ जय हिंद।